जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम फिजिक्स की भी सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसी वर्क को आगे बढ़ाते हुए हम अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहली वीडियो आ रही है जिसमें हम यूनिट 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अ नेगेटिव एटम और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम। क्लियर है? जो डिस्प्लेसमेंट होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है किसके प्रेजेंस के कारण, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण या फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी के कारण, उसी को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब दो प्रकार का जो है अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट होता है। 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 2 टाइप में प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा जो इफेक्ट होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण जो इफेक्ट होता है उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो इफेक्ट होता है उसे हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं जनरली। अगर इसको हम थोड़ा और ग्रेटिव सेंस में पढ़ें सर, तो जैसे कोई भी ये है, हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इसी एटम के सेम ग्रुप पे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रुप है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके ऊपर खुद के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरे के ऊपर क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। अब जो आपको एक बात याद रखनी होगी वो बात ये है कि भाई जो चार्ज का सेपरेशन होता है ना, जो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो चार्ज का सेपरेशन होता है दैट इज पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है। इसके अंदर कोई एग्जैक्ट चार्ज सेपरेशन नहीं माना जाता है, हमेशा इसके अंदर एक पार्शियल चार्ज सेपरेशन मिलता है। ठीक है? अब इसने अपनी चीज को तो दान दे दिया, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर नेगेटिव चार्ज आता गया। अब ये क्या करेगा? ये है जिद्दी आदमी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिद्दी आदमी, ये इधर से खींच लेगा चार्ज को लाइक दिस। इसने यहाँ से जो चार्ज को खींचा, ये यहाँ से चार्ज को खींचता जाएगा। तो जितना चार्ज ये यहाँ से खींच पाएगा, क्या उतना चार्ज ये यहाँ से खींच पाएगा? इस एटम से नहीं खींच पाएगा, बिल्कुल नहीं खींच पाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बढ़ते इसकी क्या बढ़ती जाएगी? सिट्रिक हिंड्रेंस भी बढ़ती जाएगी, और प्रॉपर्टीज़ का भी यहाँ पर जो है लागू हो जाएंगी, और प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर एडजस्टेबल हो जाएगी। लेकिन इसी कारण जो है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट माना जाता है। मतलब ये यहाँ पर अगर चार्ज की हम देखें सर, यहाँ और यहाँ बता देता हूँ मैं पहले कौन सा चार्ज। यहाँ पर जो माइनस आई नेगेटिव है, मानिए पार्शियल डबल पॉजिटिव है, उससे जो ज़्यादा होगा वो इस तरीके से इसका जो है ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पहले आता है, फिर पार्शियली डबल पॉजिटिव चार्ज, फिर पार्शियली ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, ये इसका ऑर्डर है। क्लियर है? इस तरीके से आप किसको पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हम इस चीज़ को पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जो है चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इसके पास और इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े और कम जाएंगे, इसके पास और इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट इन चीज़ों को पढ़ते हैं। क्लियर है ये चीज़ भाई? आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम इसके ऊपर बात करें, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम पहली बात करें तो एक परमानेंट इफेक्ट है, दैट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। एक्चुअल में ये हमेशा लगेगा, परमानेंट इफेक्ट होता है। दूसरी बात, इसमें पार्शियल चार्ज सेपरेशन बनता है ऑलवेज। तीसरी अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, क्योंकि पार्शियली आ रहा है इसके ऊपर चार्ज, ध्यान से देखो तो पार्शियली चार्ज आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी जो वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी कम होता जाएगा। बस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है। मतलब जो पास में है उस पर ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लागू हो रहा है, जो दूर है उसके ऊपर जो है कम इंडक्टिव इफेक्ट लागू हो रहा है। अगर इसके बाद अगर हम थोड़ी ही मेनली और इसके ऊपर बात करें कि एप्लीकेशंस क्या क्या है, आपको कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करना आ जाए तो आपको पहले इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर बताना 2 टाइप का होता है, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी थ्योरी डालनी होती है, फिर परमानेंट इफेक्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी होती है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस लिखनी होती है। क्लियर है? सेम प्रोसीजर्स आपके 4 इफेक्ट बताऊँगा, उनके चारों के अंदर यही सेम प्रोसीजर चलेगी। एप्लीकेशन में पहली बात करते हैं इसकी एसिडिटी की। एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी किसी भी कंपाउंड की लाइक दिस अगर हम लिखें तो ये इस तरीके से जाएगा,
RCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर। अगर ये कंपाउंड ये जो कार्बोनाइन है इनकी भी बात बताएंगे आपको। कार्बोनाइन भी जो है पार्ट 2 के अंदर आएगा, बताएंगे अच्छे से। ये कार्बोकटाइन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कार्बोकटाइन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे कार्बोनाइन बोलते हैं। क्लियर है। अब जो ये अगर इस चीज़ को अपना किसी और के साथ जो है रिएक्शन करनी है तो ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल होना चाहिए। RCO नेगेटिव क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अगर ये कंपाउंड अपना स्टेबल हो जाए किसी भी तरीके से, आप किसी भी झाड़ फूक से इसको स्टेबल कर दें तो ये इसके पास कोई और चारा ही नहीं बचेगा, इसको कहीं ना कहीं अपने पास H पॉजिटिव देना पड़ेगा। अब अगर किसी भी कंपाउंड से H पॉजिटिविटी ज़्यादा दे, मतलब कोई भी जो कंपाउंड है अगर वो H पॉजिटिव ज़्यादा देता है तो वो क्या होता है? गुड एसिड होता है। क्लियर। तो इस H पॉजिटिव को देने के लिए अपने को इसकी स्टेबिलिटी चाहिए। इसकी स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब आप इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल माइनस आई इफेक्ट सर कैसे? कई कुछ बंदे पूछ लेते हैं कि सर माइनस आई इफेक्ट कैसे? माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? माइनस आई इफेक्ट जब इसके ऊपर लगेगा, लाइक मैंने इस पर फ्लोरीन ग्रुप अटैच कर दिया, तो वो क्या करेगा? इधर से चार्ज को खींचेगा। इसके पास जो चार्ज एक्स्ट्रा में है वो इसके पास आ जाएगा। इस कंपाउंड से जब भी चार्ज हटेगा, मतलब इसके पास जो है पहले 2 पॉजिटिव चार्ज थे और ये 0 पे स्टेबल था। दो नेगेटिव चार्ज थे, सॉरी 2 नेगेटिव चार्ज थे, 2 चार्ज इसके पास ज़्यादा थे, लेकिन ये 0 पे अपने आप को स्टेबल मान रहा था। तो जो फ्लोरीन होगा वो इससे दोनों जो चार्ज होंगे वो खींच लेगा और इसको 0 चार्ज दे देगा, जिसके कारण ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि अगर आपकी किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी आपको एसिडिटी चेक करनी है तो आपको माइनस आई इफेक्ट लगाना होगा। माइनस आई इफेक्ट लगाओगे तो उसकी क्या हो जाएगी? एसिडिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आपने प्लस आई इफेक्ट लगा दिया तो एसिडिटी कम हो जाएगी। फॉर कैसे? RCO नेगेटिव है, अगर यहीं पर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दिया तो वो इसको इलेक्ट्रॉन और दे देगा। इसके पास पहले से ही फालतू है और इसको मिल जाएंगे तो ये और हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इस वजह से आप इसको क्या करते हैं? इस तरीके से आप इसकी एसिडिटी चेक करते हैं। तो दूसरा अगर हम इसमें ही चीज़ लें कि दूसरी अगर इसको हम समझे, सर कैसे समझ सकते हैं? दूसरी चीज़ हम इसमें समझते हैं, आपको बेसिसिटी की बात करते हैं। बेसिसिटी की अगर हम इसमें बात करें तो बेसिसिटी क्या होती है? सर बेसिसिटी को हम इसमें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको पता है दिस इज अ प्राइमरी अमीन है ये। अब इस प्राइमरी अमीन को जब मैं किस चीज़ में रिएक्शन कराऊंगा? H2O के अंदर मैंने जब रिएक्शन कराई तो मेरे को H2O के अंदर रिएक्शन कराते ही क्या मिलेगा? मेरे को जो है H2O के अंदर रिएक्शन कराते ही RH पॉजिटिव NH3 मिलेगा और यहाँ से OH नेगेटिव, ये 2 चीज़ें मिलेंगी। अब कोई भी कंपाउंड बेसिक कब ज़्यादा होता है? जब वो OH नेगेटिव ज़्यादा रिलीज करे। क्लियर ही बात है भाई, जब OH नेगेटिव को ज़्यादा रिलीज करेगा तो उसके अंदर और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए अपने को इसकी स्टेबिलिटी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेबल नहीं होता ये दोबारा से रिएक्शन करके ये बना लेगा। इसकी स्टेबिलिटी के लिए अपने को क्या करना होगा? प्लस आई इफेक्ट लगाना होगा। क्यों प्लस आई इफेक्ट लगाना होगा? प्लस आई इफेक्ट इसके लिए इस वजह से लगाना पड़ेगा, RHNH3 को अगर हम समझे कि प्लस आई इफेक्ट क्यों लगाना है, मतलब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों लगाना है? क्योंकि इसके पास क्या है? चार्ज की डिफिशियंसी, इसके पास चार्ज कम है। तो जब इसको चार्ज मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। जब चार्ज इसको दे देंगे आप तो ये स्टेबल हो जाएगा, ये एक स्टेबल कंपाउंड बना लेगा, जिसके कारण आप इसको क्या कर देंगे? जिसके कारण अपने को OH नेगेटिव ज़्यादा मिलेगा और अपनी बेसिसिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो आपको पता चल गया अभी एसिडिटी कैसे बढ़ेगी किसी भी कंपाउंड की? जब माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और बेसिसिटी कैसे बढ़ेगी किसी भी कंपाउंड की? जब प्लस आई इफेक्ट लगेगा। क्लियर सी बात है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू समझ आ गया कैसे इसको समझाना है, कैसे नहीं समझाना है। समझाना कैसे आपको जब एक्सप्लेन करने पड़े तब कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट सर इसके ऊपर जो है कार्बोकटाइन है। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव आई इफेक्ट लगाना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव आई इफेक्ट लगाएंगे तो ये इसको चार्ज देगा, चार्ज देने के कारण इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी के कारण ये स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा और OH नेगेटिव को ये ज़्यादा रिलीज करेगा। क्लियर ही बात है भाई? तो ये पहला इंडक्टिव इफेक्ट हमने आपको बता दिया है। हालांकि अगला जो इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो जो है सिलेबस के अंदर है नहीं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हालांकि किताब में दिया हुआ है लेकिन तो फिर भी मैं बता देता हूँ क्या होता है, बाद में नहीं कहीं नहीं बताया। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है उसकी जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मीन्स ये रिएजेंट किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, किसी भी प्रकार का अटैकिंग रिएजेंट लो, उसको जब आप पाई इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन की जो डीलोकलाइजेशन होती है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल
इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगर मैं इसके अंदर किसी प्रकार का अटैकिंग रिएजेंट डाल दूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। तो इसके अंदर देखो इंडक्टिव इफेक्ट पे कैसा चार्ज बन रहा था, पार्शियली चार्ज पॉजिटिव चार्ज बन रहे थे, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या बन रहा है, कंप्लीटली पॉजिटिव या कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज बन रहा है, कंप्लीटली पॉजिटिव या फिर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज बन रहा है। और इसके में अब जरूरी क्या है, अटैकिंग रिएजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं हुआ तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सॉरी भाई, क्लियर है, ये बात आपको समझ आ गई। कंप्लीटली पॉजिटिव, कंप्लीटली नेगेटिव, अटैकिंग रिएजेंट, इस तरीके से अपने को ये चीज़ समझ आनी चाहिए, किस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे या फिर किस तरीके से इसको समझेंगे। दूसरी बात आती है सर इसकी, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है भाई, जो मैं बता रहा हूँ कि अटैकिंग रिएजेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए। और तीसरी इसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, एक नॉन परमानेंट इफेक्ट है। ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये परमानेंट इफेक्ट, इट इज़ नॉट अ परमानेंट इफेक्ट, बिकॉज अगर आपने अटैकिंग रिएजेंट नहीं डाला तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब अटैकिंग रिएजेंट हो, पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकेलाइजेशन होगी, तभी होगी जब इसके अंदर जो है अटैकिंग रिएजेंट होगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है तो किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं करनी। अगर इनकी प्रायोरिटी की बात करें सर, अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो आपका डोमेन करता है, मतलब वो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट से वो क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। क्लियर है। पीडीएफ में आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। आपको पीडीएफ इसके कमेंट में जो है पहला कमेंट है उसके अंदर लिंक मिलेगा, उससे आप इसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके लिए वो क्या करेगा, आपको मेरी जीमेल पे एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। वो रिक्वेस्ट जब मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तो आपको जो है वो पीडीएफ डाउनलोड में हो जाएगा। उसके लिए आपको कई बार वेट भी करना हो सकता है। मैं आपको एक्सेप्ट जरूर करूँगा आपकी अगर रिक्वेस्ट आप मेरे पास भेजेंगे तो। क्लियर है। तो इसके बाद अगर हम अगली बात भेजते हैं, तो अब इस दोनों में जो है डिफरेंस देख लो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट में और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में मेन डिफरेंस होता है क्या है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसके अंदर पार्शियली नेगेटिव या फिर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसमें कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज बनता है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये एक नॉट परमानेंट इफेक्ट है। क्लियर ही बात है। ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में है, वो बिना अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। 3 बता दिए हैं, अगर आ भी जाए तो भी बहुत है 3 इफेक्ट। तो आप और 3 में और तो आप और भी बता सकते हैं भाई, उसमें अब कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में और चीज़ें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला जो हम टॉपिक कंटेन करेंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रेजोनेंस। बहुत सुंदर टॉपिक है भाई, बहुत गजब का टॉपिक है, दैट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है, रेजोनेंस इफेक्ट लिख देता है, कई जगह इसको रेजोनेंस भी लिखा जाता है। और इसी के अंदर एक टर्म यूज होती है, दैट इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड। भाई रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होते हैं, तो इसकी मैं अगर आपको इंग्लिश में बताऊं तो बाय वन स्ट्रक्चर ऑफ सम एटम वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, देन वी टेक इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर which is the mixture of all the resonance structure. The concept of resonance is that a new individual hybrid structure by shifting the pi electrons means शिफ्टिंग होगी इसके अंदर, किसकी शिफ्टिंग होगी सर, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के कारण जो इफेक्ट बनता है और उसे रेजोनेंस बोला जाता है। या फिर भाई एक प्रॉपर्टी से, एक स्ट्रक्चर से आप एक एटम की जो थी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उसी पाई इलेक्ट्रॉन वो कुछ समय के लिए इधर था तो वो कुछ समय के लिए इधर आ गया, मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था, हम उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो उन्हीं दोनों स्ट्रक्चर्स का जो मिश्रण होता है, उसी स्ट्रक्चर्स को जो है, उन्हीं स्ट्रक्चर्स के मिश्रण को जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोला जाता है। और वो जो स्ट्रक्चर बनता है, जो मिक्सर स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस और जो है आपका बेस्ट से बेस्ट स्ट्रक्चर जिसको सबसे प्यार होता है, बेंजीन को सब जानते हैं। बेंजीन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे मतलब कोई ऐसा नहीं होगा भाई जो न जानता हो। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। क्लियर है। ये शिफ्टिंग होगी तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को माने या इस स्ट्रक्चर को माने, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, भाई तुम दोनों स्ट्रक्चर्स को ही मान लो। मीन्स दोनों स्ट्रक्चर्स का आप क्या बना लो, एक
मतलब इस तरीके से बता लो भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, इसमें डीलोकलाइज हो रहा है। इसके डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, इसके अंदर ये घूम रहा है, इसके अंदर ये घूम रहा है इस तरीके से। ये जो है इस स्ट्रक्चर को जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। इसी स्ट्रक्चर को नहीं, मतलब इस तरीके से कितने स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं, किसी अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स को ही जो है रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम ओजोन ले लेते हैं। O3 आपका बहुत फेवरेट मॉलिक्यूल होगा, आपने भी कभी ना कभी ज़िंदगी में इसे पढ़ा ही होगा। और इसके बाद हम इसमें भी आगे और चीज़ें कंटेन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, ये चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा। क्लियर है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना, ये बना ऐसा स्ट्रक्चर भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है दैट इज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर एक तो जो सिंगल पाई बॉन्ड होगा बनेगा ही, और एक जो है इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। ये जो चीज़ जो ये दोनों के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। दोनों के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वो इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर तुमने यहाँ भी नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो वो चीज़ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर चार्ज ऑलवेज सेम, जो इसके अंदर चार्ज है वो इसके अंदर होना चाहिए, जो इसके अंदर चार्ज है वो इसके अंदर होना चाहिए। मतलब तीनों के अंदर जो टोटल चार्ज है वो ऑलवेज सेम होना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे उसके अंदर ये चीज़ आपको लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम सर इसकी बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात करें, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें आपके लिए सामने, तो प्रॉपर्टीज़ को आपका क्या कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसके लिए, तो हम जो है प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं इसकी। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ सबसे पहले ये सेम प्लेन के अंदर आने चाहिए, सेम प्लेन के अंदर रेजिडेंस लाई करना चाहिए। दूसरा, चार्ज ऑलवेज सेम होना चाहिए, चार्ज ऑलवेज सेम होना चाहिए। जितना इस एटम में था उतना उसमें होना चाहिए, उतना इस स्ट्रक्चर में, तीनों स्ट्रक्चर्स में सेम होना चाहिए। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज़्यादा ही किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी होती है। क्लियर है। और चौथा जो इफेक्ट माना जाता है दैट इज कॉन्जुगेशन। इसके अंदर जो है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सर, कॉन्जुगेशन क्या होता है, बच्चे रोते रहते हैं कॉन्जुगेशन को लेके। तो कॉन्जुगेशन होता है कि सिग्मा डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड प्लस नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी नेगेटिव, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं, चार स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को है जो है कॉन्जुगेशन बोलना चाहता है। क्लियर। अगर ये चीज़ें पॉसिबल है, ऐसे बॉन्ड्स दे रखे हैं उसके अंदर, तब तो उसमें हो सकती है रेजोनेंस। वरना इसके अलावा कुछ भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, तो उसके अंदर जो है आपके साथ रेजोनेंस जो है पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है। आपको जो है नोट्स के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उससे भी पढ़िएगा, यहाँ से भी पढ़िएगा। ठीक है। क्लियर। इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, हमने इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी एक्सप्लेन करनी है। जैसे अगली जो प्रॉपर्टी है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। इसमें मैटर नहीं करता कि डिस्टेंस कितनी दूर है या कितनी दूर नहीं है। अगर उसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया ही गा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है। इसके अंदर जो लगता है, जो चार्ज बनता है, छठी प्रॉपर्टी बताऊँ तो इसके ऊपर जो चार्ज बनता है, जो चार्ज डेवलप्ड होता है, वो भी एक क्या होता है, कंप्लीटली होता है, नॉट पार्शियली। ये चार्ज पार्शियली नहीं है, ना ये चार्ज पार्शियली है, ना ये चार्ज पार्शियली है। ये क्या है, कंप्लीटली चार्ज है। कंप्लीट तरीके से इनको चार्ज को बनाया जाता है, या फिर कंप्लीट तरीके से जो है चार्ज बनते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें सर प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट की, दो इफेक्ट्स को और अगर हम स्टडी करें, डिटेल में स्टडी करें, तो दो इफेक्ट्स को और आप कैसे समझा सकते हैं। उन दो इफेक्ट्स में जो है हम आपको एडिट कर देते हैं कि प्लस आर इफेक्ट कब लगता है, माइनस आर इफेक्ट कब करता है। किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, या फिर कोई भी जो आपके पास स्ट्रक्चर दे रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर दे रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार रेजोनेंस नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर दे रहा है, उसके ऊपर जब लोन पेयर होगा, उसके ऊपर जब लोन पेयर की प्रेजेंस होगी। लोन पेयर तो जानते हो ना क्या होता है, जब एक्स्ट्रा जो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जो दूसरे किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं होता, उन्हें लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। अगर उसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो क्या शो करेगा, माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। अगर आपके पास रेजोनेंस आ जाता है तो देखिएगा, रेजोनेंस की आप, मैं नहीं सोचता कि आपकी इतनी डिटेल के बिना भी आपके नंबर कट सकते हैं। बहुत है इतनी डिटेल, अगर इसे आप लिखने बैठे अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है। इसी चीज़ को हम, इसी चीज़ पे अगर हम एप्लीकेशंस की भी बात कर लें साथ में, एप्लीकेशंस भी इसी चीज़ से हम इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम इसी से इसकी एसिडिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इसकी बेसिसिटी भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वही सेम टर्म्स है, वही सेम टर्म, वही सेम टर्म गाते रहेगा ये। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये तीनों स्टेबिलिटी भी अपन इसी चीज़ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। ये उसी चीज़ों को ये बार बार गाता रहेगा कि एसिडिटी कब ज़्यादा होगी, जब उसमें कार्बो
अनायन, कार्बो अनायन स्टेबल होगा। बेसिसिटी जब ज़्यादा होगी, कब ज़्यादा होगी, जब उसके अंदर कार्बोकटायन स्टेबल होगा। तो उसी चीज़ों को आप बनाओ, उनके स्ट्रक्चर्स को बनाओ, कार्बोकटायन कार्बोनायन बनाओ, कार्बोनायन कैसे स्टेबल होगा, कार्बोकटायन कैसे स्टेबल होगा, उन चीज़ों को ध्यान से देखो भाई। अगर इसमें किसी प्लस आर से सेटिस्फाई हो रहा है या माइनस आर से सेटिस्फाई हो रहा है। हालांकि मैं आपको जब ऑर्डर बताऊंगा इसका, एक ऑर्डर भी आपको बता ही देते हैं, फिर बाद में क्या उसको देखना। कार्बोकटायन अभी के लिए नहीं, कल ये अगला जो इसका पार्ट आएगा उसके अंदर और अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। लेकिन उसके लिए, उससे पहले आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जो कार्बोकटायन होता है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट से होता है, प्लस आर इफेक्ट से और प्लस एच इफेक्ट से होता है। क्लियर। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो आप एक्सप्लेन करते हैं। हमेशा जो इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होती है वो माइनस आई इफेक्ट से होगी, माइनस आर इफेक्ट से होगी, माइनस एच इफेक्ट से होगी। क्लियर। इन्हीं इफेक्ट्स को से ही हो सकती है। कार्बोकटायन की अगर आपको कभी भी स्टेबिलिटी चेक करनी तो आप माइनस क्या लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट, सॉरी कार्बोकटायन की। कार्बोनायन की चेक करनी तो माइनस आई इफेक्ट ही लगाएंगे। क्लियर है। इनको हम अगले पार्ट में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इन्हें कैसे अपन समझ सकते हैं, फिर कैसे इन्हें पढ़ेंगे। क्लियर है। इससे जो अगली टर्म है वो पढ़ेंगे अपन हाइपर कॉन्जुगेशन। आज का शायद लास्ट टॉपिक हो, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी जा चुकी है। हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है। उसके बाद हम कुछ और टर्म्स भी इसमें इंक्लूड करेंगे आप लोगों के साथ। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है कि इट इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्डेड एटम। मींस एल्कीन के अंदर, एल्कीन के अंदर आपकी जो है डबल बॉन्डेड एटम के अंदर, किसी के अंदर, उस डबल बॉन्डेड एटम के अंदर जो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसी को हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं सिंपली। पाई इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ सिंपली हम क्या करते हैं, जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें पहला जो शब्द है कि कार्बन्स जो होगा वो sp3 होना चाहिए। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जो हो sp3 होना चाहिए। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो डबल बॉन्डेड एटम है उससे अगले वाला जो कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उससे आगे वाला जो कार्बन है उसको बीटा कार्बन बोलते हैं। इन्हीं के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है, अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, बीटा कार्बन के जो ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, आगे और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको इतना ही पता होना चाहिए, अल्फा कार्बन एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। इसके बाद ये बात आती है कि अगर आपको कंजुगेशन करना है, कंजुगेशन किसी भी कंपाउंड के अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए एक दूसरी चीज़ ज़रूरी है कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन का कोई मतलब बनता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CH3 लें, CH2 इस तरीके से इस कंपाउंड को कंटेन करें, तो इसी कंपाउंड को जब बनाएंगे तो इसके ऊपर क्या बन गया, हाइड्रोजन 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 CH2 और डबल बॉन्डेड CH2। अब ये इसके ऊपर शिफ्टिंग करेगा। अब ये H क्या करेगा, ये H यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। ये H अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा और H पॉजिटिव जो है इन्वायरमेंट में फ्री हो जाएगा। तो इसका जो पहला स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन गया। वहाँ से बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, और ये क्या बन चुका है आपका CH2 नेगेटिव। देखो चार्ज हमेशा जो है, इसके अंदर चार्ज का कोई मैटर नहीं है कि इसके अंदर चार्ज ज़्यादा होगा या कम होगा। अब चार्ज एक्चुअल में इसमें क्या है, न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि एक H है एक नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव। अब दूसरा क्या कर सकता है भाई, ये H आया है तो ये H भी तो जा सकता है। अब की बार क्या करेगा, इस H भले भाई मैं जाऊँगा यार, अब की बार तो मैं करूँगा गठबंधन। बोला ठीक है भाई गठबंधन तू कर ले, इसने गठबंधन कर लिया। तीसरी बार जो H जाएगा, अब बोला भाई मैं अकेला क्यों रहूँ, मैं भी जाऊँगा तो यो जाएगा अब की बार। क्लियर। तो सॉरी ये H पॉजिटिव छूट गया इन्वायरमेंट में, और ये अपना इस तरीके से बन गया। तो इसके क्या आगे तीन जो है स्ट्रक्चर आ गए। ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्डेड एटम के साथ, ऐसे याद रखिए, डबल बॉन्ड एटम के साथ, डबल बॉन्ड एटम के साथ जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही उसके स्ट्रक्चर होंगे, उतने ही उसके स्ट्रक्चर होंगे। क्लियर ही बात है भाई, जितने डबल बॉन्डेड एटम के साथ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही उसके क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं, वरना उसके स्ट्रक्चर्स भी अपने जो है पॉसिबल नहीं हो सकते। हम इसी से सर स्टेबिलिटी बता सकते हैं कार्बोकटायन की, कार्बो अनायन की, कार्बोकटायन कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, जो आपको पार्ट 2 के अंदर बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। जब कार्बोकटायन कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल पढ़ाएंगे उसके दौरान इन चारों इफेक्ट्स को लगाकर हम आपको एक एक क्वेश्चन बना के दिखाएंगे कि कार्बोकटायन से आप रेजोनेंस कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर रेजोनेंस से आप कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। एक एक चीज़ वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। लेकिन अभी आप इतना ही समझें कि कार्बोकटायन कार्बो अनायन की जो है स्टेबिलिटी यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है। आप पार्ट 2 का इंतजार करें, उसमें और अच्छे
से इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी वीडियो की जो लिमिट है उसको देखते हुए, जो वीडियो की जो समय सीमा उसको देखते हुए हमें जो है थोड़ी ही जल्दी करनी पड़ रही है। दूसरी हम जो इसमें एक्सप्लेन करते हैं दैट इज बॉन्ड लेंथ। जो दूसरी चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे वो बॉन्ड लेंथ करेंगे। अब हमने एक्चुअल में इस कंपाउंड में क्या देखा था, जो CH3 था, CH2 था, हमने तो देखा, जब कंपाउंड को देखा ना, हमने कंपाउंड को देखा तो हमें पता चला भाई ये जो है पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा होती है। हमने सोचा था भाई इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, इसको मैं 1 दे लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, 3 दे लेता हूँ, ऐसे नंबर दिया है। जो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है ना, उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है 2 और 3 की बजाय। 2 और 3 के बीच की जो लेंथ है वो कम है। लेकिन मैंने जब भी अगला स्ट्रक्चर देखा इसका, वो अगला स्ट्रक्चर देखा तो मैं चौंक गया। CH2 CH2 CH3 सॉरी CH2 नेगेटिव, इस तरीके से आ रहा था। मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, इसकी लेंथ बढ़ गई। मीन्स इससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉन्ड लेंथ जो न्यूट्रल बॉन्ड लेंथ होती है उस चीज़ को भी आप ऐसे बता सकते हैं। क्लियर है। तो इसी तरीके से मैंने आपको अब तक क्या कौन से इफेक्ट बता दिए हैं। मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन बता दिया, रेजोनेंस बता दिया, इंडक्टिव इफेक्ट बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बता दिया। अब इनका ऑर्डर देख लो कि इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, किसको सबसे पहले आपको प्राथमिकता देनी है। तो आपको सबसे पहले जो प्राथमिकता देनी है वो देनी है रेजोनेंस को। अभी तक रेजोनेंस को अभी तक सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। अभी और इफेक्ट भी पड़ेंगे, उसके बाद रेजोनेंस नीचे आ जाएगा। इसके बाद इससे बाद जो प्राथमिकता देनी दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन को, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को अगर लग रहा है अटैकिंग एजेंट प्रेजेंट है तो, और इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को। क्लियर, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है। रेजोनेंस को आपको देखना है सबसे पहले किसी भी कंपाउंड के अंदर अब तक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन को देखो लग रहा है नहीं लग रहा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर इंडक्टिव। इंडक्टिव के इफेक्ट डायरेक्टली नहीं जाना है, इंडक्टिव से पहले आपने को ये चीज़ें चेक कर लेनी है। अगली जो हम इसमें बात करेंगे दैट इज कर्व एरो, हाफ हेडेड एरो और डबल एरो। कर्व्ड एरो क्या होता है कि कर्व्ड एरो कुछ इस तरीके की एरो आपको कई बार रिएक्शंस में दिखने को मिलेगी, कई बार आपको इस तरीके की रिएक्शन सॉरी किस ये एक तरीके से इस तरीके से ये इस तरीके की एरो देखने को मिलेगी, या फिर कई बार आपको रिएक्शंस में ऐसी, ये तो मैं रेजोनेंस में भी यूज़ कर रहा था। इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स की जो है शिफ्टिंग हुई, कंप्लीटली पाई इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग, ओनली द ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन को इससे शो किया जाता है। और जो पूरे के पूरे जो चीज़ को शो किया जाता है कि हम पूरे पूरे कंप्लीटली जो है बॉन्ड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो अपने को कर्व्ड एरो लगाना है। अगर हाफ को कर रहे हैं तो ये लगाना है, वरना ये लगाना है। क्लियर है। इसके बाद आती है हिट्रोलेटिक क्लेविलेशन, हिट्रोलेटिक हिट्रोलेटिक क्लेविलेशन और होमोलेटिक, होमो जो लेटिक क्लेविलेशन, लेटिक क्लेविलेशन, इनको स्पेलिंग्स आपको वहाँ लिखी मिल जाएंगी। हिट्रोलेटिक्स क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड के बीच में जब ऐसा समझौता हुआ हो कि भाई उसका जो बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने पे जो चार्ज था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिमिलर नहीं बटे। अब देखो ये मैंने यही गलती कर दी, ये एरो नहीं यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अगर बॉन्ड ये टूटा होता है ना, अब यहाँ पे क्या है कि मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको देना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना है, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा है, तो वो क्या कर लेगा अपनी तरफ जो थोड़े ही इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ले लेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के करेक्टर को खींच लेगा। इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। होमोलेटिक रिलेशन में क्या होगा कि जो कंपाउंड होगा, जो कंपाउंड होगा लाइक मैं बताऊं आपको CH3 के बीच में मान लीजिए होमोलेटिक है, तो ये जब ये बॉन्ड टूटेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। मीन्स ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको ही बोलते हैं फ्री रेडिकल। मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेंगे। ये क्या करेगा, ये क्लोरीन अपने पास ज़्यादा को लेगा, इसको कम लेगा। या फिर ऐसे बोल लो भाई जिस क्लेविलेशन में, क्लेविलेशन मतलब टूटना, बॉन्ड टूटना, बॉन्ड टूटने के बाद कि जिस क्लेविलेशन में बॉन्ड टूटने के बाद जो है पोलराइजेशन आ जाए, मतलब जो है चार्ज का सेपरेशन आ जाए, उसे हम बोलते हैं हेट्रोलेटिक। और जिसमें चार्ज का सेपरेशन आए उसे बोलते हैं होमोलेटिक। क्लियर है। बिल्कुल एक बात और सुन लो, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, बिल्कुल छोटी ही डेफिनेशन दूंगा। इलेक्ट्रो को याद करो, इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उससे उल्टा ले लो। मीन्स जिस स्पीस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऐसे ले लो। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को
न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, तो उससे अपोजिट नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। Nc नेगेटिव हो गया। क्लियर। इस तरीके से इसका एग्जाम्पल ले लेना, किताब में दे रखे होंगे, आप उसको पढ़ें, नोट्स को पढ़ें। तो यही था भाई पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 के अंदर इस वीडियो को 100% ट्राई आउट रहेगा, कंप्लीट कर दिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच अगेन, जय हिंद।